हेलो एवरीवन, माय नेम इज लवजोत सिंह। आप सभी का स्वागत है अननोन आईआईटीएंस में। तो बेसिकली आज हम ये करेंगे कि जो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिवीजन हो जाए, जिससे हमारे सारे फॉर्मूला हमें याद हो जाए एंड सभी कंसेप्ट हमें याद रहें। ओके, सो ये एक शॉर्ट नोट्स की तरह है। एंड उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हम करेंगे। ओके, सो ये वीडियो बेसिकली इतना बड़ा नहीं होने वाला। इसमें हम सिर्फ काम की बातें करेंगे, जिससे कि आपका सारा मतलब कि रिवीजन हो जाए एंड आप जल्दी जल्दी मतलब लास्ट मिनट में अच्छे से सारी चीजें एक साथ ही देख लीजिएगा। ओके, सो चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अभी शुरू करते हैं। ओके, तो इससे पहले आपको बता दूं, मैंने ही एक लेक्चर लिया था इसी चैनल पर जो काफी बड़ा था। और जिन्होंने वो देखा है उनको तो डेफिनेटली सच कोई इशू नहीं आने वाला है। बट फिर भी आप ऐसे रिवीजन के बेसिस पर इसको देख लीजिएगा। ओके, सो चलिए हम वीक वन से स्टार्ट करते हैं। सो वीक वन सो वीक वन जो है, वीक वन में हमने पढ़ा था कि इसकी ब्रांचेस क्या है। ओके, सो इसमें ब्रांचेस सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उसमें लिखा होगा क्या ये मतलब कि क्या ये डिस्क्रिप्टिव है या इन्फ्रेंशियल। अगर तो वो कंक्लूजन बता रहा, मतलब कि अगर तो वो डिस्क्राइब कर रहा है उस टेक्स्ट को, या फिर उसमें एक समरी बता रहा है कि हाँ एग्जैक्ट आंसर यही है, तो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। अगर इन्फ्रेंशियल कब होगा, जब उस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं प्रिडिक्शंस होंगे, या फिर ऐसा होगा कि सैंपल के बेसिस पर उसमें कंक्लूजन्स आ रहे हैं हमारे पास। वो ऐसा डेटा जो अगर हमारे पास गिवन होगा वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का होगा। आई थिंक सो सभी को ये क्लियर है। ये बहुत ही इजी है, जिसमें बस ये देखना है कि ये जो डेटा हमें गिवन है, क्या ये हमें समरी देगा, क्या ये इसमें कोई प्रेडिक्शन तो नहीं है, या इसमें कोई कंक्लूजन तो नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है, सो ऐसे होता है। सो इन्फ्रेंशियल में बेसिकली हम सैंपल का यूज लेते हैं। ओके, सो उसके बाद हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन एंड सैंपल। सो पॉपुलेशन जो है वो उसे पॉपुलेशन को क्या बोल सकते हैं कि टोटल कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब कि जो हमारे पास डेटा है कलेक्ट किया हुआ है, राइट, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। और सैंपल क्या है, कि अ सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच वी नीड टू स्टडी इज कॉल्ड सैंपल। कि एक ऐसा मतलब कि पॉपुलेशन जो था ना, मतलब पूरा डेटा। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये हमारे पास ऐसे है, कुछ ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात, हाँ, सात सात डॉट्स हैं। अगर हम इसमें से ये सिर्फ दो डॉट्स उठा लें, या फिर तीन, ओके, सो इसी के बेसिस पर हम अपनी स्टडी करें। ओके, सो इसको बोलते हैं सैंपल। ये है पॉपुलेशन, ये पूरा डेटा सेट है। ये सिर्फ उसी में से लिया गया, पॉपुलेशन में से लिया गया छोटा सा एक सब ग्रुप है। ओके, आई थिंक सो ये भी क्लियर होगा, बहुत इजी है। उसके बाद हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ डेटा। सो जो डेटा की फॉर्म्स होती हैं उसमें एक हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर डेटा एंड अनस्ट्रक्चर डेटा। आपको एमएसक्यू में या इनकरेक्ट या करेक्ट में पूछ पूछ सकता है कि ये जो स्ट्रक्चर डेटा है ये क्या होता है, अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। तो सबसे पहली बात, जो स्ट्रक्चर डेटा होता है ना, उसमें क्या होता है, एक अच्छा फॉर्मेट होता है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, एक रोज एंड कॉलम्स होती हैं। ओके, जैसे कि एक्सेल हो गया, एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, मतलब उसमें एक्सेल में आपको पता है ना, ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं। ओके, मतलब रोज एंड कॉलम अच्छे से डेटा होता है, अगर हमें लिखना होता है एंड देन वो नहीं ऐसे रो बन जाती है। बट जो अनस्ट्रक्चर डेटा होता है एक फिक्स्ड फॉर्मेट में नहीं होता, ध्यान दीजिए इस बात का। एंड जैसे कि अगर हम बात करें वीडियोस, कमेंट्स, एटसेट्रा, ओके, ये सब क्या है, ये हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, ये बेसिकली लास्ट मिनट रिवीजन सेशन होने वाला है। आई थिंक सो कहीं कुछ समझ भी आ जाए, कि जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना, थोड़ा सा भी बिल्कुल थोड़ी सी स्टडी करी हुई है, उसको समझ आ जाएगा। एंड उसके बाद हम बात करें डेटा जो होता है वो हमारा टू टाइप्स का होता है, एक होता है कैटेगोरिकल, एक होता है न्यूमेरिकल। सो कैटेगोरिकल को हम क्वालिटेटिव भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ये बात ध्यान रखना। और कैटेगोरिकल के बीच में आता है नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, और न्यूमेरिकल में क्या आता है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सो ये क्या है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। ये जो नॉमिनल है, नॉमिनल में क्या आएगा, सिर्फ नेम या कैटेगरी आएगी। ओके, कैटेगरी आएगी नहीं, जैसे कि मैं जेंडर लिख दूं। ओके, जैसे कि और कुछ अभी देखेंगे, जैसे कि अगर नेम, हाँ नेम्स हो गए। ओके, तो ये सिर्फ एक कैटेगरी तो है, अगर आप ध्यान से सोचोगे, थोड़ा सा भी सोचोगे कि ये जो हमारे नेम्स हैं, एक ये कौन से डेटा में है? इसमें ऑर्डर तो नहीं है,
राइट, और इसमें नंबर्स नहीं है। सो बेसिकली एक बात याद रखना, इसमें कैटेगोरिकल में नंबर्स आर नॉट, ओके, नंबर्स आर नॉट देयर। अगर नंबर्स आ भी गए तो वो सिर्फ लेबलिंग के लिए होंगे। जैसे कि अगर हमारे ऐसे करते कि 10 बंदे हैं, उनका फोन नंबर हमने लिख दिया, तो कौन सा डेटा है? आप बोलोगे कैटेगोरिकल डेटा जिसमें है नॉमिनल, बिकॉज पहली बात तो उसमें ऑर्डर तो नहीं है। ओके, या फिर पीएनआर नंबर ले लीजिए, वो भी तो नंबर ही है, बट वो एक तरह का लेबलिंग है। वो पता कर, मतलब उससे पता चलता है कि हमारा ट्रेन नेम क्या है, ये सब क्या है, एक कैटेगरी कैटेगरी के बीच में आता है वो। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें जो टी शर्ट अपने जो क्रिकेटर्स होते हैं, उनके टी शर्ट के पीछे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, तो वो नंबर सारे वो लेबलिंग के लिए है कि अगर ये नंबर कोई है, ये इस प्लेयर का है। ओके, सो उससे क्या पता चलता है हमें कि जो हमारा जो नंबर्स अगर यूज हुए कैटेगोरिकल डेटा में, उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर नहीं होगा, वो सिर्फ कैटेगरी होगी। ओके, सो या फिर लेबलिंग होगी, उसको बोलते हैं नॉमिनल। आई थिंक सो सभी को क्लियर हो गया होगा, जिसमें सब कैटेगरी हो या फिर मतलब लेबलिंग की जाती हो। ओके, सो अगर नॉमिनल में ऑर्डर आ जाए, ओके, अगर नॉमिनल में ऑर्डर आ जाए, उसी को बोलते हैं हम ऑर्डिनल। जैसे अगर हम बात करें रैंकिंग की, ऑर्डर की, राइट, जैसे कि स्मॉल मीडियम लार्ज। ओके, जैसे टी शर्ट साइज है स्मॉल मीडियम लार्ज और एक्सेल। ओके, सो ये क्या है, एक तो ये नंबर्स नहीं है, और ये कैटेगरी है कि स्मॉल छोटे के लिए, मीडियम और इसके लिए। ओके, सो ये लेबलिंग भी है कि स्मॉल साइज है, और ओके, एंड इसमें ऑर्डर आ गया कि ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये ऑर्डिनल डेटा हो जाएगा हमारा। सो बहुत ही बेसिक सी बात है, जिसमें ऑर्डर आ जाए उसको ऑर्डिनल बोल दीजिएगा। जिसमें सिंपल एक नॉर्मल सी कैटेगरी हो और लेबलिंग के लिए यूज किया गया नंबर, वो क्या होगा, वो होगा हमारा नॉमिनल। ओके, सो ये आपका क्लियर हो गया ऑर्डिनल भी। एंड उसके बाद अगर हम बात करें न्यूमेरिकल, मतलब कि न्यूमेरिकल में क्या क्या आता है, न्यूमेरिकल में आता है हमारा डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। ओके, तो डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस क्या है? सो डिस्क्रीट है नंबर ऑफ थिंग्स, कि अगर हम काउंटेबल जो चीज होती है ना, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। और कॉन्टिन्यूस क्या है कि जो इंटरवल्स में हो। ओके, मतलब कि अगर हमारी हम बात करें वेट की, ओके, मतलब इसमें सिर्फ डेसिमल डेसिमल वाली वैल्यूज आ सकती हैं। ओके, डेसिमल, और ये है नंबर ऑफ थिंग्स। ओके, बस बेसिक सी बात है, इसमें हम काउंटेबल होती हैं, जैसे कि मेरे पास 2 पेन है, ओके, 2 टी शर्ट्स हैं, तो ये है डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, या फिर हमारे पास अगर किसी के पास क्वेश्चन है, मतलब कि ये कि आप मतलब कि एक बंदे को कितनी वोट्स मिली, वो क्या कैसा डेटा है, वो है डिस्क्रीट डेटा है। ओके, अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूस की, तो उसकी उसका वेट, ठीक है, अगर वो 75.3, और वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, बिकॉज वो बढ़ता रहता है, एकदम स्टेबल नहीं है। अगर हमारे पास 2 पेन है तो बिल्कुल दो ही है, ऐसा मत समझना भी कि भी वो खत्म भी तो होंगे ना, बट एट द प्रेजेंट टाइम अभी अगर हम देखेंगे तो, ठीक है, इतनी तेजी से नहीं होगा वो, राइट, आप समझ सकते हो। और कॉन्टिन्यूस में क्या है, हमारे पास डेसिमल की बातें होंगी। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज डेटा। इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है, काफी चांसेस हैं। जिससे अगर हम देखें तो क्रॉस सेक्शनल क्या है, डेटा रिकॉर्डेड एट एनी पर्टिकुलर टाइम। जो डेटा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रिकॉर्ड किया गया हो, उसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा। ओके, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि अगर आप कहीं पर ब्लड कैंप या फिर आप चेकअप करवाने गए, वहां पर उस उस दिन के लिए टाइम चेक हो रहा है। ओके, मतलब कि 9:05 पर एक बंदा आया, ओके, 05, और 9:15 पर आया, फिर 9:20 पर आया, ऐसा ऐसा डेटा जो है, ये क्या है, ये है क्रॉस सेक्शनल, बिकॉज वो पर्टिकुलर टाइम के लिए चेक हो रहा है, तभी रिकॉर्ड किया जा रहा है जब भी वो उसको ऑब्जर्वेशन मिल रही है। ओके, इसलिए ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल डेटा। वो मतलब कि डेटा रिकॉर्डेड एट एनी पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम टाइम सीरीज की बात करें तो डेटा रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो इसमें ध्यान दीजिएगा, डेटा रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक मतलब कि हमारे पास एक पीरियड है, जैसे कि अगर हम मंथ्स, डेज या फिर ईयर्स की बात करें, एक अच्छा मतलब लंबा पीरियड है ना, मतलब उसके लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। ओके, जैसे अगर हम बात करें कि जो ट्रेडिंग है, ओके, सो वो एक क्या है, सो इसमें ये भी लिख सकते हैं हम कि डेटा रिकॉर्डेड ओवर टाइम। ओके, सो पहले ही रिकॉर्ड किया गया हो। ओके,
सो उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा। आई थिंक सो सभी को क्लियर होगा, इजी है थोड़ी से। ऐसे भी आपको इतना नहीं होगा, बट अगर आप एग्जांपल्स करोगे तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और ऐसी वीडियोस हमारे पास पहले से ही अपलोड है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ओके, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, बट आपके ही भले लिए बोल रहा हूँ। आप मतलब वो सेक्शन क्या करना है, इसे ट्रिम कर देना, अपना अपना जो कंसेप्ट वीक है वो देख लीजिएगा, सिंपल सी बात है। ओके, एंड उसके बाद है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ये पेज ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ लीजिएगा। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉमिनल। ये नॉमिनल स्केल ऑफ मतलब स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में हम नॉमिनल पढ़ेंगे। नॉमिनल में क्या होता है, ऑर्डर नहीं होता। ओके, सो ये थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, यहाँ पर आएगा नो ऑर्डर। ओके, यस। तो इसमें ऑर्डर नहीं होता, ये मैंने पहले बता दिया। नेम, जेंडर, ब्लड ग्रुप हो गया, ये सिर्फ लेबलिंग के लिए है, सिर्फ कैटेगरी है। तो ये क्या हो गया, नॉमिनल हो गया। जैसे अगर ऑर्डर आ गया, रैंक आ गया, रेटिंग आ गई, तो उसमें क्या है, एक ऑर्डर है कि 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक, 4 रैंक, राइट। तो ये क्या है, ऑर्डिनल डेटा है। उसके बाद आता है इंटरवल एंड रेशो। इंटरवल ऐसा समझ लीजिए, इसमें जीरो का एग्जैक्ट मतलब नहीं होता, और इसमें हम सिर्फ प्लस एंड माइनस ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें कि जैसे ये टेम्परेचर इंटरवल स्केल में क्यों है, बिकॉज यहाँ पर इस जीरो का मतलब रियल मतलब जीरो नहीं है। अगर हम बोलें कि 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि ये टेम्परेचर ही नहीं है, जी नहीं। इसका मतलब ये है कुछ ठंडा है। ओके ना, मतलब कि एरिया वो ठंडा है। ओके, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस आप सभी को पता होगा, इसके बाद तो माइनस शुरू हो जाता है। ओके, यहाँ पर जीरो का मतलब जीरो नहीं होता। यही अगर हम बात करें रेशो की, सो रेशो में क्या होता है कि रियल मीनिंग ऑफ जीरो होता है, और इसमें हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब चीजें कर सकते हैं। जैसे हमारे मार्क्स हो गए, जो मार्क्स हैं, हम अगर बोले कि हमारे 0 मार्क्स। ओके, सो 0 मार्क्स में कि हमारे 0 मार्क्स आए, अभी आए ही नहीं है, वो खत्म है बंदा, है ना। समझ गए, यस समझ गए, इजी है। उसके बाद अगर हम वीक 2 की बातें करें, वीक 2 में सबसे इंपॉर्टेंट तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कैसे मिल सकता है कि आपके पास एक टेबल बना होगा, ओके, और यहाँ पर आपको एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पर वैल्यूज गिवन होगी। आपको क्या करेगा, ये दोनों दे देगा, एंड बाकी निकालने के लिए बोलेगा। यहाँ से आप टोटल निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले की मदद से। ओके, सो ये देखते हैं कैसे करते हैं, बाकी अगर क्वेश्चन आया भी तो देख लेंगे। ओके, सो फ्रीक्वेंसी, सो हाउ मेनी टाइम्स ईच कैटेगरी अपेयर, मतलब कोई कैटेगरी है कितने टाइम्स तक आई है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। मतलब कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, अगर मेरे पास कुछ डेटा है। ओके, ये लाइंस कैसे बन गई, अगर मेरे पास कुछ डेटा है। ओके, अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये डेटा है कि मेरे पास जो ये कैटेगरी है, जो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 10, यस। तो अगर मुझे इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ये टोटल इसका क्या है, टोटल नंबर हमारे पास आ गया, ठीक है, 10 आ गया, राइट। और उसके बाद मुझे ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ये वाली, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटेगरी ये वाली 2 डिवाइड टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। तो इसका आंसर आएगा 0.2। तो यहाँ पर आ जाएगी 0.2, यहाँ पर आएगा 0.1, 0.3 और 0.4। ऐसे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं। और इसी फॉर्मूले की मदद से आपको अगर ऐसे गिवन रहेगा, ठीक है, बस इतना डेटा दे दिया आपको कि ये दो हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, ये बाकी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कुछ ना कुछ गिवन रहेगा। यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है, यस 4 हो गया, यस। अगर आपको पता करना है, यहाँ पर अभी ये 3 मान लीजिए। ओके, सो हमें ये नहीं पता यहाँ पर 1 2 3 4 कितना भी आ सकता है, राइट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटेगरी अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हम इन सभी का सम कर दे तो हमारे पास टोटल तो आ ही जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको क्या करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी थी, 0.2 इज इक्वल टू 2/टोटल। तो टोटल इधर गया, 2/0.2। सो ये आ गया और ये 10 आ गया, टोटल हमारे पास आया 10। ओके, सो हम क्या करेंगे, 4 + 3 + 7 8 9, तो 10 - 9 विच इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 1। इजी है कैलकुलेशन, थोड़ा सा तेज हो गया बिकॉज अभी लास्ट मिनट रिवीजन है, ये इतना भी डेप्थ में जाकर अभी क्या करेंगे हम। ओके, तो बस ये रिवीजन के लिए है, इतना जाना नहीं था इसमें, बट फिर भी चला गया, ध्यान रखिएगा इस बात का। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद वीक 3 एंड वीक 4 के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं मीन के फॉर्मूले।
जो मीन के फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं? मीन के फॉर्मूले सबसे पहले डिस्क्रीट डेटा के लिए आप याद रखिएगा कि आप क्या करोगे अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा गिवन होगा तो, ठीक है, जैसे कि ये डेटा किस किस में गिवन हो सकता है, ये बार ग्राफ हो गया, नहीं नहीं नहीं, हाँ बार ग्राफ हो गया, ओके, सो ऐसा कुछ है, ओके। बाकी इसको हम देखेंगे, बार ग्राफ तो नहीं, अभी देखते हैं इसको। यस, तो ये 7986, ये मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये है डिस्क्रीट डेटा। ओके, ये है डिस्क्रीट डेटा, मतलब इसमें कुछ और नहीं है, बस ये डिस्क्रीट डेटा है। ओके, पर ना फ्रीक्वेंसी है ना कोई कंटिन्यूस है, बस ये सिंपल सा डेटा है हमें। ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, इन सभी का हम सम कर देंगे और इसी का है मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 मान लीजिए, इसका टोटल करके 36 आ गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं पता। इसका मीन आ जाएगा 6, बिकॉज हम इन इन सभी का हमने सम किया और हमने क्या किया, ये जो 6 था, मतलब 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 थी ना, इसलिए उससे डिवाइड कर दिया तो ये हमारा मीन आ गया। इजी है। ओके, ये डिस्क्रीट डेटा के लिए फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला टेबल हो तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास टेबल है, इसी का अगर हम निकालने की कोशिश करें, क्या ये हम इसका मीन निकालने की, मीन कैसे निकलेगा ये, हम आपको याद रखना, आपको एक्स और एफ तो गिवन होगा फ्रीक्वेंसी, एंड आपको वो गिवन रहेगा ना कि आप वो एक्स क्या है, वो कैटेगरी क्या है। ओके, ओके, सो आप क्या करना, सबसे पहले एक्स एंड एफ को ऐसे एक अलग टेबल बना लीजिएगा, सिंपल है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 4 to the 8, 3 to the 6 एंड 9 to the 27। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? एंड इसको बाद में मान लीजिए आपने सम किया, इसका आया मान लीजिए, ठीक है, आपने इनका सम करके आपका मान लीजिए 40 आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज टाइम का वो थोड़ा सा है, बट समझ लीजिएगा इनका सम करके 40 आ गया। आपको बस क्या लिखना है, 40 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये कहाँ गया फॉर्मूला, ये रहा, मतलब समीशन एफ, मतलब कि होल वैल्यूज ऑफ सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ। तो 4 3 7 8, मान लीजिए इसका 10 आ गया, ठीक है ना, ऐसा लेते हैं, यहाँ पर 3 है, कुछ समझ लीजिएगा। ओके, सो ये 10 आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मीन क्या आया, 4 हमारा आंसर आ गया। ओके, सो ये था, बेसिक सा था, बहुत इजी है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको करना क्या है वो स्टेप्स बता रहा हूँ, वो प्रोसेस बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक्स एंड एफ मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करके उससे डिवाइड कर देना है, बहुत इजी है। उसके बाद अगर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो ये कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए, ये कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए हम कैसे करेंगे, तो ये बेसिकली याद रखना, हिस्टोग्राम होता है ना जो, ऐसे हिस्टोग्राम, उसके लिए होता है ये, हिस्टोग्राम के लिए। ओके, सो ये हिस्टोग्राम में बिकॉज उसमें बार कनेक्ट होते हैं तो हम ऐसे लिखना पड़ता है, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। सो हम क्या करेंगे, सो ऐसे डेटा के लिए फॉर्मूला रहता है एम एंड एफ, मतलब एम और एफ इन मतलब एम इंटू एफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो नीचे तो वही है, टोटल नंबर ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ओके, बस पहले फॉर्मेट डिस्क्रीट डेटा में होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके, सो बिकॉज उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, अगर जिसमें फ्रीक्वेंसी आ गई हम डिवाइड तो उससे ही करेंगे टोटल से। ओके, सो इसके लिए फॉर्मूला है ये वाला, तो इस पे आप क्या करोगे, ये बात ध्यान रखिएगा, आपके पास ये एक्स आ गया, मतलब कॉन्टिन्यूस आ गया डेटा, एंड उसके बाद क्या है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है। आप क्या करोगे, सबसे पहले एम निकालोगे, आपको एक ये डिब्बा बनाना है, ये वाला, ये सेक्शन बनाना है। एम में क्या होता है, एम में ये होता है कि अगर आपके पास 10 और 20 है, सो 10 + 20 डिवाइड बाई 2, मतलब ये जो आपका 0 10 10 20, ये 0 10 10 20 है ना, इसी में ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। आपको क्या करना है, ये दो मतलब इन दो वैल्यूज का सम करके 2 से डिवाइड कर देना है, बस आपका एम आता रहेगा हर टर्म के लिए, मतलब हर हर वैल्यू के लिए। जैसे ही आपका एम आ गया, आप क्या करोगे, एक एम एंड एफ का कॉलम बनाओगे। ओके, तो आपने बना लिया, 5 to the 10, 30, और 15 to the 30, सो 30 30 60 एंड 70, और ये 70 आ गया। ओके, ये आ गया 20, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सो ये आ गया हमारे पास 3 4 5 6 7, और ये 7 आ गया। ओके, सो हम क्या करेंगे, बस 70 डिवाइड बाई 7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यस, ये सभी को याद रहेगा, आई थिंक सो। यस, उसके बाद आता है मीडियन। तो हम मीडियन करते हैं पहले, अगर आपके पास डेटा गिवन रहेगा, ठीक है, अगर आपके पास डेटा है, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास डेटा है, मान लीजिए मैं डेटा लिख दिया मैंने, 7 6 5 4 3 2। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, आपके पास क्या आएगा, 2 3 4 5,
अगर दो वैल्यूज हो तो 5, 6 एंड 7। यस, अगर इन्होंने बोल दिया पहले अरेंज द डेटा इन सेंडिंग ऑर्डर, हमने डेटा को सेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। देन उसके बाद अगर n ऑड रहा तो क्या करेंगे, इफ n इज ऑड देन मिडल ऑब्जर्वेशन इज मीडियन। सो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये n क्या है, ऑड है। तो मतलब कि मिडल, जो भी मिडल ऑब्जर्वेशन है वो इसका आंसर है, मीडियन है। ओके सो ये यहाँ से अगर हम देखें, सो ये वाले, ओके ये मिडल ऑब्जर्वेशन है तो यह इसका मीडियन होगा। इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, वो कंफ्यूजिंग होता है बट आप इससे ध्यान रखिएगा। उससे भी हम मिडल टर्म पर ही आते हैं, बस वो हमारे पास एग्जैक्ट होता है कि ये ऑब्जर्वेशन हमारी मिडल रहेगी बस। ओके, काउंट तो फिर भी करना होगा। ओके सो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा मीडियन आंसर हो गया। अगर यहीं पर इवन डेटा हो तो, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 8, सो बेसिकली हमने क्या किया, पहले डेटा को अरेंज किया। अब क्या है हमारे पास, n जो है वो इवन है। अभी हमारे पास मीडियन क्या होगा, सो ये कह रहा है कि मिडल ऑफ टू ऑब्जर्वेशन। सो अगर हम मिडल की बात करें, ये दो एंड ये दो, तो हमारे पास ये दोनों ऑब्जर्वेशन क्या है, मिडल में आ रही है। देखो तीन इधर तीन इधर। अभी अगर हमारे पास एक मिडल आए तो वो मीडियन हो जाता है, अगर दो आ जाए उसका क्या करेंगे, सो आप उसका एवरेज निकाल देना, 5 + 5/2। अगर यहाँ पर होती 6 और 7, आप क्या करते, 6 + 7 ÷ 2। इसी ऑब्जर्वेशन का मतलब कि आप क्या करोगे, वो आप जो भी अपना आंसर लिखोगे ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में करके अपना मीडियन निकाल सकते हो। इजी है। यस सर, बहुत इजी है। ओके सो उसके बाद अगर हम मोड की बात करें, मोड क्या है, तो मोड होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डेटा इज नोन एज मोड। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है डेटा, अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास है मतलब 2 3 4 5 6 2 3 5। ओके सो इसमें हमारे पास मोड क्या है, सो अगर आप देखो 1 2 3, तो ये कैटेगरी कितने कितने टाइम तक आई है, ये कैटेगरी, यस ये जो कैटेगरी है कितने टाइम तक आई है, मतलब 1 2 3, ये 3 टाइम्स आई है ना। तो मतलब सबसे ज्यादा कैटेगरी, मतलब कि यही तो था ये फ्रीक्वेंसी का, हाउ मेनी टाइम्स ईच कैटेगरी अपेयर फ्रीक्वेंसी। अगर कोई फ्रीक्वेंसी ज्यादा टाइम, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वही होता है हमारा मोड। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमारे बार चार्ट में सबसे बड़ी स्लाइस है कोई, ओके जैसे कि ये, और ये अभी ये इसका मोड हो जाएगा बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर हमारे पास पाई चार्ट में एक वाइडेस्ट स्लाइस है, ओके ये वाली जैसे, ये क्या है, ये हमारा मोड हो जाएगा बिकॉज ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये ज्यादा टाइम आई है हमारे डेटा में। ओके बस ये है। और इसके बाद ध्यान रखना, अगर हमारे पास क्या हो, ऐसे दो दो वैल्यू सेम हो, अगर दो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो उसी के लिए है। बेसिकली इसमें तो नो नो मोड होगा बिकॉज सेम फ्रीक्वेंसी नो मोड होगा। अगर यहीं पर एक छोटा सा भी आ गया साथ में, इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। ओके सो अभी इसको देखते हैं ये क्या केस है। ओके सो अगर हम अपने डेटा की बात करें, अगर हमारे पास सिर्फ एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हुई तो हम कहेंगे कि ये मोड है, या उसको हम यूनि मॉडल बोलते हैं, यूनि मोड। ओके सो अगर हमारे पास दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, कि हमारा जो डेटा रहता है वो होता है बाय मॉडल। ओके वो होता है बाई मॉडल। दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं, तो दो मतलब दो हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ 2,2 3,3 एंड 1 2, सॉरी 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 1 9 8 7। ओके सो इस डेटा में अगर आप देखोगे, टू की भी टू फ्रीक्वेंसी है, थ्री की भी टू फ्रीक्वेंसी है, ये दो दो फ्रीक्वेंसी, बाकी सभी की एक एक, तो ये दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये डेटा क्या है, बाय मॉडल। आई थिंक सो सभी को क्लियर होगा यहाँ तक। ओके सो उसके बाद है मोर देन टू फ्रीक्वेंसीज, वो क्या होता है, मल्टी मॉडल। मतलब कि दो से ज्यादा अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो वो क्या रहेगा, मल्टी मॉडल रहेगा। दो से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज क्या होगा, मल्टी मॉडल। दो से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज, मतलब कि अगर हमारे पास आ गया 2,3,2,3,4,4, ये दो से ज्यादा है ना, मतलब तीन, सॉरी दो, दो दो टाइम्स आई है, उसके बाद है 1 1 8 9 वगैरह करके, सो ये इसकी 1 1 है, सो इसमें तीन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं, 2 2 2। ओके सो इसमें क्या होगा, मल्टी मॉडल होगा। यस, अगर हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसीज रही, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये तो गाना बन गया बट कोई बात नहीं। ठीक है सो इसमें क्या है, सेम फ्रीक्वेंसीज है ना, मतलब कि इसमें एक है एक है एक है एक है एक। ओके सो इसमें नो मोड। इजी है बिकॉज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कोई होएगी नहीं। अगर हमारे पास ऐसा डेटा भी रहे तो, अगर हमारे पास ऐसा डेटा रहा तो मतलब 2,2,3,3,4,5,4,5, अगर आप देखोगे इसमें भी दो, टू जो है टू टाइम्स आ रहा है, थ्री टू टाइम्स आ रहा है, फोर टू टाइम्स आ रहा है, फाइव टू टाइम्स आ रहा है। इसमें क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट कोई पता नहीं लग रही, तो इसमें क्या आएगा, नो मोड, कंफ्यूज मत होना।
आई थिंक सो ये सभी को क्लियर होगा। अभी हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर लिया है। इसके बाद हम ध्यान से देखेंगे कि रेंज वगैरह ये क्या है। ओके, तो अगर हम बात करें रेंज, जो रेंज है वो क्या है। सो रेंज है, हम अगर बात करें हमारे डेटा में, मतलब हायर वैल्यू, अगर हमारे पास डेटा है 7, 9, 8, 5, 4, 3। ओके, सो इसमें हायर वैल्यू है 9 और लोअर वैल्यू क्या है 3। ओके, सो इसका हम डिफरेंस ले लेंगे 9 - 3, तो ये हमारा रेंज आ जाएगा। बहुत इजी है। यस, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। बहुत इजी है। ओके, सो उसके बाद अगर हम बात करें वेरिएंस क्या है, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वेरिएंस क्या, तो बेसिकली वेरिएंस जो है वो है, मतलब कि इसमें अगर हम वेरिएंस अगर हम फाइंड करें उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा। यस, आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए ये डेटा दे, ये पहले समझते हैं, पहले ये एग्जांपल समझिए। जैसे 1 2 3 4 है। ओके, सो ये हमारे पास एक्स गिवन है, आपको इसका वेरिएंस निकालना है। ये बहुत इजी है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये आपके पास एक्स है। ओके, सो ये है मतलब 1 2 3 4। ओके, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, आपके पास एक डेटा होगा, बस आपको क्या करना है, उसका क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी आ भी गई तो वैसे ही आप पहले उसका वो वैसे आएगा नहीं ऐसा, ठीक है ना, ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये आ गया, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका मीन निकालना है। ओके, सो ये डेटा कौन सा है, डिस्क्रीट, राइट। ये डिस्क्रीट डेटा है, इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको ऐड करोगे, मतलब 4 + 3 + 2 + 1 होता है 10। ओके, 10 ÷ 1 2 3, मान लीजिए एक और ऑब्जर्वेशन ले ली हमने 0, सो 10 ÷ 5, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया 2। सो मतलब इसका मीन कितना आया, 2 आया। ओके, सो उसके बाद हमें क्या करना है, आपको याद रखना है xi - x बार, मतलब कि xi मतलब हर वैल्यू के लिए हम उसके मीन से माइनस कर देंगे। जैसे 1 - 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - 2 क्या होगा, -1, 2 - 2 0, 3 - 2 1, 4 - 2 2, 0 - 2 - 2। सभी को क्लियर है। ये आपको ऐसे लिखना है, टेबल ही बनाना है, बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, xi - x बार का स्क्वायर। इसमें क्या करना है, ये जो आपने निकाला ये वाला xi - x बार, इसी का स्क्वायर कर दीजिए बस। -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4 एंड -2 का भी 4। सभी को यहाँ तक क्लियर है। ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया इतना। ठीक है, आपको किया कि अभी तक क्या किया, हमें मीन निकालना था, हमने मीन से माइनस कर दिया हर एक टर्म को। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो xi - x बार का स्क्वायर है ना, मतलब इसी को हम ऐड करेंगे इसको, मतलब कि अगर हम इन सबको ऐड कर लेंगे, सो 4 4 8 9 10, ये हमारे पास आएगा 10। ओके, सो हमें ये पता चल गया कि ये जो xi - x बार का स्क्वायर, x - x बार का स्क्वायर, ये क्या है। ओके, ये हमें पता चल गया। सो उसके बाद ये हमारे पास आया 10। ये ध्यान रखिएगा, मैं ये रब कर रहा हूँ, बस इतना याद रखिएगा, 10। ओके, सो इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो n है, हम ये 10 तो आ गया, अभी हम 10 से डिवाइड किसको करेंगे, राइट। तो हमारे पास जो वैल्यूज थी ये थी ना, 1 2 3 4 एंड 0। सो इसमें अगर हम ध्यान से देखें हम, ओके, सो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें 5 ऑब्जर्वेशन है। सो ये बात ध्यान रखना, अगर है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पीछे क्या है, एन, तो हम एन से डिवाइड कर देंगे। अगर हम सैंपल वेरिएंस निकाले तो पीछे क्या है, ई ओ, ये एन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, n - 1 कर देंगे। इजी है बहुत ज्यादा सर। ठीक है, सो हमारे पास 10 ÷ n आया, तो हमारे पास n कितना था, 5। सो ये 10 ÷ 5 और ये 10 ÷ 4, ये क्या रहेगा हमारा, ये बहुत इजी है, ये है पॉपुलेशन वेरिएंस, ये है सैंपल वेरिएंस। ठीक है, सो इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया है। पॉपुलेशन वेरिएंस कैसे निकालते हैं हम, सैंपल वेरिएंस कैसे निकालते हैं, आपके पास डेटा होगा, आपको सबसे पहले उसका मीन निकालना है और उसी टर्म को उससे माइनस करके आपको क्या कर देना है, सारा काम खत्म कर देना है बस। ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी बहुत इजी है। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करोगे, सो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, अगर हम बात करें, सो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करेंगे,
जो हमने पॉपुलेशन वेरिएंस, अगर हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, हमने पॉपुलेशन वेरिएंस तो निकालने आता है, मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, उसी का हम रूट कर देंगे। जैसे हमारे पास आंसर आया था ना 10/2, पॉपुलेशन वेरिएंस था ना ये, कितना बनता है, अरे 5 था यहाँ पर, यस 2। सो हम क्या करेंगे, √2 ही इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अगर हम करेंगे 10/4, हमने यही तो किया था सैंपल वेरिएंस में, यही सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर हो जाएगा। बस क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, बस बहुत इजी है, इतना कंफ्यूज नहीं होना। सभी को क्लियर है, ये फॉर्मूले हैं, बस फॉर्मूले के बेस पर आपको एग्जाम्पल एग्जैक्ट आएगा क्वेश्चन। ओके, सो ये हमारा रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया है यहाँ पर। आइए अभी हम यहाँ पर कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। सो कई बच्चों को परसेंटाइल में बहुत दिक्कत आती है। सो परसेंटाइल क्या है? ओके, सो परसेंटाइल में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, परसेंटाइल में अरेंज दी डेटा इन सेंडिंग ऑर्डर, जैसे हमने मीडियन करा था वैसे ही आपको सेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है। और ये फॉर्मूला याद रखना है, पी क्या है, आप जितनी परसेंटाइल निकालना चाहते हो, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि टोटल ऑब्जर्वेशन है कितनी, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, जितनी मर्जी है। ओके, सो आपका फॉर्मूले का कुछ आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपका फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर दे रहा है, डिस्क्रीट दे रहा है, डेसिमल में नहीं दे रहा, तो ठीक है, तो वही ऑब्जर्वेशन आपका आंसर होगी असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सो अगर आपका वो डेसिमल दे रहा है जैसे 3.2, उसका क्लोजेस्ट इंटीजर लिखेंगे, राउंड ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्लोजेस्ट इंटीजर लिखेंगे, जैसे 3.2 है, इसका फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो गया। अगर 4.5 है तो इसका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हो गया। अगर 4.9 भी है तो इसका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं। अगर हम, ये हमारे पास डेटा है 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सो हमें क्या करना था, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, और हमें इसका क्या निकालना है, मान लीजिए 25th परसेंटाइल निकालना है। आप क्या करोगे, 25 ÷ 100 इंटू एन। एन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये है 5। ओके, सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, मतलब 0.25 इंटू 5 को, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.25, सॉरी 0.25 इंटू 5, इसका आंसर आएगा 1.25। सो इसका मतलब क्या था, मैंने क्या बोला था कि अगर आपका फॉर्मूले का आंसर है फिर डेसिमल में आ गया तो आपको क्या करना है, उससे अगली वाली लेनी है ऑब्जर्वेशन। सो 1.25 है, मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन, मतलब कि 1, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगी, ये सेकंड, ये होगा 25th परसेंटाइल। ये हमारा आंसर आ गया। बस बस इतना ही। अगर 75 करना हो तो बस यहाँ पर 75 आ जाता है, तो 5 तो रहता ही रहता। सो 0.75 इंटू 5, ये बहुत इजी है, 0.75 इंटू 5, ये होएगा हमारा 3.75। जो 3.75 हो गया है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है। ओके, सो मतलब 1, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। अगर ये क्या है, 75th परसेंटाइल, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करिएगा, आंसर आते रहेंगे। ओके, बहुत इजी है। यस, सो ये होता है आपका परसेंटाइल का कंसेप्ट। ओके, सो उसके बाद अगर हम बात करें क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स क्या होता है, ये 5 नंबर समरी याद रखिएगा। पहले होता है मिनिमम, Q1, Q2, Q3 एंड मैक्सिमम। ये हम बॉक्स प्लॉट में देखेंगे, बॉक्स प्लॉट कैसा होता है, एक ऐसा होता है। ओके, ये एक डायग्राम सी होती है। ठीक है, ये जो ये कैंडल स्टिक पैटर्न भी इसको, मतलब पैटर्न नहीं, कैंडल स्टिक वाला बार जो होता है ना, वो ऐसा याद रखिएगा। ये हमारे पास ऐसे कुछ डेटा रहेगा ऐसे, ठीक है, सो इसको बोलते हैं हम मिनिमम। ये है हमारे पास मिनिमम, ये जो है ये हमारे पास है मैक्सिमम। ये हमने पीछे किया था। अगर हमें रेंज निकालना है, बस इसी की वैल्यू, जिस पे ये वैल्यू होगी और ये वैल्यू होगी, इनको माइनस कर देंगे, रेंज आ जाएगा। ओके, सो ये है हमारे पास Q1, ये है Q3, और ये जो सेंटर में होता है ये होता है Q2। बस ये बॉक्स प्लॉट का याद रखिएगा, बहुत इजी है। ओके, ये याद रखिए, थोड़ा सा तेज हो गया बट अभी रिवीजन ही है, कोई बात नहीं, आप सभी को आता ही है। ओके, सो अगर हम बात करें मिनिमम, Q1, Q2, Q3 एंड मैक्स। ओके, ये Q1 जो है ये फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, ये Q2 जो है वो सेकंड क्वार्टाइल होता है, ये Q3 जो है वो थर्ड क्वार्टाइल होता है। सो Q1 की अगर बात करें, इसको हम 25th परसेंटाइल बोलते हैं। Q2 को बोलते हैं अगर हम 50th परसेंटाइल। Q3 को बोलते हैं हम 75th परसेंटाइल। और इसी में 50th परसेंटाइल को ही हम मीडियन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं Q2। ओके, सो एक ही पेज पर लिखा हुआ है, बस याद रखिएगा। जिन्होंने किया है अच्छी बात है, नहीं तो बस एक ही पेज में तो है, याद रख लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ओके, सो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप Q3 निकालिए, इसका Q3 मतलब क्या होता है, 75th परसेंटाइल। परसेंटाइल तो आपको आती ही है, इजी है।
वो क्वार्टाइल वाला भी सिस्टम अभी समझ आ गया आप सभी को। उसके बाद है IQR। सो IQR क्या है? IQR का फॉर्मूला याद रखिएगा, बस इससे बाहर नहीं आएगा। Q3 - Q1 ये फॉर्मूला रहता है। आपको क्या करना है कि जो हमारे पास डेटा है, आपको अगर उसका IQR निकालना है तो आपको उसका बस ये याद रखना, 75th परसेंटाइल माइनस 25th परसेंटाइल। ओके, मतलब कि 75th परसेंटाइल माइनस 25th परसेंटाइल, और 75 एंड 25th परसेंटाइल आपको निकालने तो आती ही है। इजी है, इतना मुश्किल तो नहीं है। ओके, तो आई थिंक सो सभी को ये समझ आ गया होगा, राइट? सो यस। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको आउटलायर्स निकालने हैं तो वो आगे देखते हैं, अभी आगे देखते हैं, ठीक है? सो यहीं पर लिख देंगे आउटलायर्स के लिए। यस, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अभी हम करेंगे कोवेरिएंस। ओके, तो ये है हमारा कोरिलेशन। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज, मतलब कि इस सेशन का। ओके, सो अगर हम बात करें कोवेरिएंस की, सो कोवेरिएंस हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें निकालना है पॉपुलेशन कोवेरिएंस या फिर सैंपल कोवेरिएंस, बहुत इजी है। आपको सबसे पहले पॉपुलेशन एंड सैंपल से यही समझ आना है कि हमें डिवाइड किससे करना है। ऊपर वाले डिनोमिनेटर क्या रहेगा, ओके, न्यूमिनेटर जो भी रहेगा रहेगा, ठीक है? बस ये आपको पता चल गया है हमें डिवाइड किससे करना है। जो अगर उसमें 5 टर्म हुई, अगर पॉपुलेशन निकालना है, डिवाइड करेंगे 5 से। अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशन, अगर हमें सैंपल निकालना है तो n - 1 कर देंगे। ओके, यस। तो कोवेरिएंस में क्या है? पॉपुलेशन कोवेरिएंस। सो पॉपुलेशन कोवेरिएंस में क्या है, आप क्या करोगे, xi - x बार और yi - y बार। मतलब ये क्या है? ऐसा कुछ देखा देखा लग रहा है ना? ये हमने वेरिएंस में किया था। सो ये है कोवेरिएंस। इसमें क्या होगा, हमारे पास दो वैल्यूज गिवन होंगी, जैसे x एंड y। ओके, आपको बस सिंपल सी चीज है, आपके पास ये गिवन है, आपको टेबल बनाना शुरू कर देना है। x एंड y तो आपके पास है, अगर यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6। ओके, सो आपको क्या करना है, पहले इसका मीन निकालना है x का। ठीक है, एक्स का मीन और वाई का मीन निकाल लीजिएगा। ओके, इसके बाद क्या करना है, सेम प्रोसेस रहेगा, xi - x बार, yi - y बार। सॉरी, ठीक है। सो अगर हम बात करें xi - x बार, मान लीजिए इसका मीन आ गया 2। ओके, 3 4 5 6, और 6/3 सीरियसली 2 ही है। ओके, तो अगर इसका वो मीन आ गया आपके पास 2, तो आप क्या करोगे, xi - x बार में क्या होता है आपको पता है ना? ये आपको पता है ना, 1 - 2 - 1, 2 - 2 0, 3 - 2 1। ओके, एंड अगर मान लीजिए इसका मीन आ गया आपके पास 5, तो 4 - 5 1, 5 - 5 0, 6 - 5 1। ओके, सो ये आपके पास कुछ आंसर आया, ठीक है? सो आपको क्या करना है, इन दोनों को, इसको और इन दोनों टर्म्स को अगले यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर xi - x बार का मतलब इंटू yi - y बार, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। -1 इंटू -1 1, 0, एंड 1 इंटू 1 1, सो ये आया 2। ओके, सो ऐसी कुछ वैल्यूज नहीं आएंगी, बट एग्जाम्पल के लिए समझिए आपको कैसे करना है। xi - x बार निकाल लिया, yi - y बार निकाल लिया, और xi - x बार इंटू yi - y बार को मल्टीप्लाई कर लिया, जो इसका टोटल आया वो रहेगा ऊपर। जैसे भी यहाँ पर 2/3, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर इसका, ये आ गया, और 2/2 क्या होगा, 1। ओके, सो ये होगा आपका सैंपल कोवेरिएंस एंड पॉपुलेशन कोवेरिएंस। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ आ रहा होगा, जिनको नहीं भी पढ़ा होगा उनको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। ओके, सो xi - x बार और yi - y बार समझ के बस आपको टेबल बनाना है, वैल्यूज ऐड करनी है, देन आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इजी है। ओके, सो उसके बाद अगर हम बात करें कोरिलेशन की, अगर जो कोरिलेशन है वो क्या है, कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम पहले कोवेरिएंस निकालेंगे, बाद में हम एक्स वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और वाई वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इससे अच्छा है आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, दूसरे वाला, बट ये भी याद कर लीजिएगा, बट काम में ये आ सकता है आपके, ठीक है, ये वाला। ओके, सो आपको क्या करना है, मैंने कहा था आपको ये इतना करना है, ये तो आपको पता ही है, ये वाला xi - x बार एंड yi - y बार। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा इतना। नीचे आप क्या करोगे, इसी का स्क्वायर, इसी के स्क्वायर का मतलब रूट कर दोगे, यहाँ पर इसी के स्क्वायर का रूट कर दोगे। आपको मतलब कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, बहुत कम, राइट? मतलब आप क्या करोगे, अगर आपके पास x एंड y है तो कोरिलेशन निकालने जा रहे हो अभी, आपको क्या करना है, x - x बार का
पहले ये निकालना है, देन वाई आई माइनस वाई बार निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ओके, जो इसका टोटल आ गया, जो यहाँ पर इसका टोटल आ गया उसका हम मारेंगे रूट, और वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू सॉर्ट आउट होगी। यस, और ऊपर क्या लिखना है, बस यही इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके जो हमारे पास आंसर आ गया बाद में ऐड कर देंगे, ये ऊपर लिख देंगे। बहुत इजी है, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला रहता है आपका, ठीक है, ये बस प्रैक्टिस है, आपको इतनी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये रिवीजन सेशन है वैसे भी। ओके, सो उसके बाद है कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है, -1 इज लेस देन, मतलब ये जो आर की वैल्यू है, मतलब जो कोरिलेशन है ना, ये कोरिलेशन कब कब, मतलब कि कोरिलेशन की आंसर क्या क्या आएगा। सिंपल सी बात है, कोरिलेशन का आंसर तभी मतलब कि पॉसिबल है अगर, मतलब कि कोरिलेशन का आंसर -1 से लेकर 1 के बीच में ही आता है। ओके, ये बात ध्यान रखना। और अगर हम बात करें इसकी, अगर आपका कोरिलेशन आ गया 0, या मतलब 0.25 के अंदर या -0.25 के अंदर, तो इसका मतलब है उसमें कोई एसोसिएशन नहीं हो रही है। तो कोरिलेशन क्या बताता है हमें, लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स ही बताता है कि लीनियर एसोसिएशन कितना है। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, नो एसोसिएशन। समझ गए सभी? यस। ओके, सो उसके बाद अगर हम बात करें, ये क्या है, मतलब कि ये पॉजिटिव, ये जो है, मतलब कि अगर 0.25 से लेकर 0.50 के बीच में आ गया। ओके, 0.25 से लेकर 0.50 के बीच में आ गया, और -0.25 से लेकर -0.50 के बीच में आपका आंसर आ गया, मान लीजिए आपका आंसर आ गया 0.39। तो इसका आपको पूछ सकता है कि इसका वीक है, स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, नेगेटिव। पहली बात, यहाँ पर पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव लिखता है तो नेगेटिव। सो ये जो है ये वीक है। ओके, वीक लीनियर एसोसिएशन है। ये कैसे आया, बिकॉज हमें हमने पढ़ा हुआ है। ओके, ये वीक है, ये वीक है। अगर हम बात करें 0.50 से 0.75, मॉडरेट या रीजनेबल रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव उसी के हिसाब से। अगर -1 से लेकर -0.75, अगर 0.75 से लेकर 1 तक हो तो ये यहाँ पर, या फिर यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर होती है पूरी स्ट्रॉन्ग लीनियर एसोसिएशन। ओके, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर एसोसिएशन, उधर होगा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर एसोसिएशन। बहुत इजी है। यस, तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसकी। सो अगर हमारे पास ये स्कैटर प्लॉट है, ये ऐसे पॉइंट्स पॉइंट्स होते हैं। ओके, अगर आपका ग्राफ ऊपर को जा रहा है, ठीक है, और ये जो है ना टाइटली क्लस्टर्ड है, ये देखो आप, इसकी जो वैल्यूज है ऐसे साथ साथ में कनेक्टेड है ना, इतनी दूर दूर नहीं है। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा, आंसर इन द सेंस इसकी जो वैल्यू होती है +1 होती है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग है लीनियर एसोसिएशन। ओके, तो आगे जो ये ग्राफ है, इसमें क्या है, वो नीचे को जा रहा है, मतलब वो नेगेटिव है। सो इसका आंसर होता है -1। ओके, सो अगर हम अगले ग्राफ की बात करें, ये होता है दूर दूर है काफी वैल्यूज, और ये ऊपर को जा रहा है, इसको हम बोलते हैं ये पॉजिटिव है, बिकॉज ये ऊपर जा रहा है और इसकी वैल्यूज वेरी कर रही हैं, मतलब पास पास नहीं है। तो ये क्या है, स्लाइटली अबव जीरो। ये थोड़ा सा जीरो से ज्यादा हो सकता है। ओके, सो अगर हम दूसरी बात करें, वो नेगेटिव है, मतलब वो क्लोज टू जीरो है, मतलब इसमें नो एसोसिएशन होता है, ये नो एसोसिएशन वाले केस हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन वाले। ओके, सो बस एग्जाम में इतना ही पूछेगा, इसका आपको असेंडिंग ऑर्डर बताने को पूछ लेगा। तो अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर पूछा तो आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे ना ऐसे, मतलब ये वाला ग्राफ, मतलब पास पास वाला, मतलब फर्स्ट ये, देन आप लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर लिखना है ना, मैं डिसेंडिंग में चला गया, आई एम रियली वेरी सॉरी। सो फर्स्ट ये आएगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ये आपका रहेगा। ओके, तो आपका सेंडिंग ऑर्डर, बिकॉज -1, एंड फिर क्लोज टू जीरो, देन स्लाइटली अबव जीरो, देन +1 तक, मतलब ऐसे सेंडिंग वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। ओके, सो ये था आपका स्कैटर प्लॉट का कुछ जरूरी बातें। सो उसके बाद हम बात करेंगे आउटलायर्स की। तो अगर हमें आउटलायर्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, आउटलायर्स के लिए फॉर्मूला होता है। सो आउटलायर्स, ओके, आउटलायर्स is less than Q1 minus 1.5 into IQR, or outlier is greater than Q3 plus 1.5 IQR। आई थिंक सो यही होता है, यस। तो अगर आपके पास डेटा है कुछ ऐसे, ठीक है ना, 2 3 4 5 6, अगर आप इसके आउटलायर्स निकालना चाहोगे, ओके, 100 है वो, ये तो पता लग रहा है कि ये 100 जो है आउटलायर है।
ओके, जब आप यहाँ पर ये परफॉर्म करोगे, अगर आपका आउटलायर, आपको दोनों वैल्यूज निकालनी है। ओके, इसको बोलते हैं अपर बाउंड। ओके, याद रखिएगा, अपर बाउंड है ये होता है लोअर बाउंड। ओके, सो क्या है, अगर आपका जो अपर बाउंड है, मतलब कि अगर आपके पास वैल्यू आई कुछ टू, सो जो टू से कम की वैल्यूज है सारी, जो टू से कम की वैल्यूज है ना सारी, जितनी भी दो से कम की वैल्यूज हैं, वो क्या होगा उसमें, दो से कम वैल्यूज है जितनी सारी इसमें, मतलब कि जो हमारे पास डेटा है वो आउटलायर होगा। और अगर इसका हमारे पास आंसर आ गया 25, सो 25 से जितनी भी वैल्यूज है, 25 से ज्यादा ऑब्जर्वेशन जितनी भी है ना, मतलब कि 26 हो गई, ये आउटलायर होंगे फिर। ओके, सो ये आप देख लीजिएगा। बस बेसिक सा था, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला आना चाहिए बस। जो भी ऑब्जर्वेशन आई उससे अगर कम होगी वो आउटलायर होगा, अगर यहाँ पर नीचे कोई ऑब्जर्वेशन आई उससे ज्यादा होगा वो आउटलायर होगा। ओके, तो उसके बाद एक बहुत ही जरूरी कंसेप्ट याद रखिएगा, अगर आपके पास है मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, अगर आप इसमें कुछ भी ऐड करते हो सभी ऑब्जर्वेशन के साथ, तो इसका न्यू मीन रहता है वो ओल्ड मीन में ऐड हो जाता है, सी प्लस ओल्ड हो जाता है। ओके, सो उसके बाद अगर हम बात करें मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो इसमें क्या होगा, यस, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई कांस्टेंट सी, तो इसमें क्या होगा, न्यू इज इक्वल टू सी इंटू ओल्ड। मतलब कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं सभी टर्म्स के साथ, तो इसमें क्या होगा, जो आपका नया आंसर आएगा ना, वो क्या होगा, सी में मल्टी मतलब ओल्ड में से सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमने सभी के साथ टू मल्टीप्लाई किया था, तो हम पुराना ही मीन से अपना आंसर निकाल सकते हैं उसको, बस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो उसके बाद है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर इसमें हम कोई ऐड करते हैं कांस्टेंट अपनी अपनी टर्म्स में, ओके, सो अगर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हमने कुछ ऐड किया, तो इसका आंसर क्या आएगा, वो पुराने वाला ही रहेगा, कुछ ऐड नहीं होगा। और अगर वेरिएंस में हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी कांस्टेंट, ओके, तो वो क्या रहेगा, उसका स्क्वायर होके ओल्ड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, मैं ये अभी देखेंगे, जैसे कि अगर आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन है, उसका पुराना मी उसका अगर आपके पास ऐसे आंसर आ सकता है कि आपका जो ओल्ड मतलब कि आपका वेरिएंस है 10 टर्म्स का, वो है आपका 7। ओके, सो आपने क्या किया, वो क्वेश्चन में बता रहा है आपको कि मैंने क्या किया, हर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2। ओके, तो अब इसका न्यू मीन क्या होगा, मतलब न्यू वेरिएंस क्या होगा, आप क्या करोगे, आपको पता है ओल्ड इंटू कितना मल्टीप्लाई किया, 2, सो 2 का स्क्वायर, सो 7 इंटू 4, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो बस ऐसे हैं कुछ क्वेश्चंस, आपको पता होना चाहिए ये बातें। ओके, सो ये आपको पता होनी चाहिए बातें। ओके, बस ये बहुत इजी है कंसेप्ट, बस इतना याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा। ओके, सो चलिए आगे करते हैं, ये अभी हमारे इम्पोर्टेंट कुछ यहीं तक था आपका सारा कंसेप्ट, और आई थिंक सो आप सभी को समझ आ गया होगा। तो चलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो जिसने ये सेल्फ प्रैक्टिस करनी है वो खुद कर लीजिएगा, नहीं तो मैं थोड़े अपने वो जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। ओके, सो इन्होंने ये बोला कि द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 30। यस, ठीक है, मीडियन 30 है। द मीडियन, व्हाट इज द मीडियन ऑब्जर्वेशन, तो ये ऑब्जर्वेशन हमें दी रखी है, इसका हमें मीडियन बताना है। सो मैंने पहली बात ये देखो, x1 x2 xn तक, तो इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो पहले आंसर था इसका 30। अगर हम 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो, ठीक है, 30 इंटू 2 60, तो यहाँ तक 60 हो गया। देन उसके बाद इन्होंने सभी टर्म्स के साथ माइनस किया है 10, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड, ये 60 - 10 करेंगे तो ये हमारे पास 50 आंसर आ जाएगा। ये आप बोलोगे सर कहाँ से आया, ये अभी तो पढ़ाया था मैंने। मीन, मीडियन, मोड, अगर हम कांस्टेंट सी करें ओल्ड के साथ क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। अगर हम मीन, मीडियन, मोड में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो ओल्ड के साथ, मतलब ओल्ड आंसर के साथ सी मल्टीप्लाई हो जाता है जितना हमने मल्टीप्लाई किया। जैसे यहाँ पर ये था कि इसका मीडियन है 30, ओल्ड है ये, ठीक है। तो अगर हम 2x1 बातें करें ना, ये 2x1, 2x2, 2xn तक, ठीक है, सो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2 इंटू 30, अभी आंसर आ गया इसका 60। अगर उसके बाद बात करें 2x1 - 10, 2x2 - 10, तो ये सारी बातें हैं। सो 60 - 10 विच इज इक्वल टू 50, आंसर आ जाएगा हमारा नया, न्यू मीड। सो व्हाट इज द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो ये हमारा न्यू मीडियन क्या आ गया, 50।
ओके, तो इसके बाद ये है स्टेम एंड लीफ। अगर किसी को नहीं पता, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, 14, 15, 18 ऐसे सारी वैल्यूज लिख लेंगे। ओके, सो क्वेश्चन में क्या है, 25th परसेंटाइल। ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, आप बता दीजिएगा इसका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए या, और पहली बात ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में तो होता ही यही है, 14, 15 और 18, 21, 22, 24, 31 और ये 31, 32 एंड 33। ओके, सो ये कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो ये 10 वैल्यूज है हमारे पास। अगर हमें वो निकालना है, अगर हमें वो आंसर इसका निकालना है, अगर पहला आंसर था 25th परसेंटाइल, आप क्या करोगे 25th परसेंटाइल के लिए, आप क्या करोगे 25/100 इंटू 10 वैल्यूज हैं, सो 2.5 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन। सो इसमें थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3, सो ये 25th परसेंटाइल आंसर आ गया, ये 25th। ओके, सो उसके बाद अगर हम 75 की बात करें, सो 75 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10, सो ये 7.5 मतलब एट्थ टर्म, सो 10 9 8, तो ये 8 आ गई। सो ये 75th परसेंटाइल है। इसके बाद अगर इसने पूछा आई क्यू आर, ये देखा आई क्यू आर ही है, तो 75th परसेंटाइल माइनस 25th परसेंटाइल, इसका आंसर क्या होगा, 20 - 18, 21 - 18, यही था डेटा क्या, 31 - 18 है ब्रो। यस, 31 - 18, ये लग रहा है। ओके, ये नहीं है, 31 है। ओके, ये है 31 - 18, तो आप सभी के आंसर आ गए हैं, आप एक बार कर लीजिएगा ये। सो उसके बाद है ये वाला, तो ये होता है कंटेंजेंसी टेबल। ये वीक 2 का होता है, बहुत इजी होता है। बस आपको वैल्यूज गिवन रहती है, आपको एक टेबल बनाना है। ओके, सो आपको एक टेबल बनाना है। ओके, और उसी के बेसिस पर आपको इसके आंसर्स देने हैं। इसका टेबल कैसे बन सकता है, अगर आपको बताऊं कि टोटल 42 स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। ओके, मेल एंड फीमेल वाले ही जा रहे हैं। ओके, सो देयर, ओके ठीक है, उनका स्मार्टफोन बताना है कि है उनके पास या नहीं। ओके, सो हम क्या करेंगे, टोटल है हमारे पास 42। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेल और फीमेल लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर स्मार्टफोन का लिखेंगे यस और नो। ओके, यस, इतना सा करना है। टोटल हमारे पास 42 है। ओके, बस ये लिख लीजिएगा, लिखा है उन्होंने 42 कॉलेज स्टूडेंट है। ओके, तो देर आर 5 मेल्स हु ओन अ स्मार्टफोन, तो ऐसे 5 मेल है जिनके पास स्मार्टफोन है। यस, 5 यहाँ पर आ गया। देर आर 4 थे, 4 4। ओके, सो देर आर 4। ओके, यस, तो ऐसे 4 आ गया। और उसके बाद है देर आर टोटल 30 फीमेल्स, तो टोटल जो है 30 फीमेल्स हैं यहाँ पर, रो टोटल हो जाएगा 30 फीमेल्स हैं यहाँ पर। अरे छोड़ो, अभी यहाँ पर ये टोटल 30 फीमेल्स हैं। देर देर आर टोटल 30 फीमेल्स और देर आर टोटल 12 स्टूडेंट्स हु ओन अ स्मार्टफोन। तो जिनके पास स्मार्टफोन है वो टोटल कितने हैं, 12 बच्चे हैं। ये तो यस वाला केस है ना, यस वाला, यहाँ पर कितने हैं, 12 बच्चे। सो मतलब इससे हम बाकी सारा डेटा निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले हम बात करें कि ये फीमेल के पास कितनों के पास फोन है, तो 8 आएगा, बिकॉज 8 + 4 12, टोटल आ गया 12। ओके, तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 30 - 8 कितना आएगा, 22। तो 22 के पास नहीं है। ओके, और अगर बात करें हम 40 - 30, 10 आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर 6 के पास मोबाइल नहीं है, तो बेसिक सी कैलकुलेशन है। तो 6 7 8 और ये 2 आ गया। ओके, ये कुछ गलत लग रहा है डेटा। सो 12 स्टूडेंट्स हु ओन अ स्मार्टफोन, देर आर 30 फीमेल्स, यस, और 4 मेल्स। ओके, 4 6 10, यस, 8 12 6 7 8, यस, तो 20 30, ये क्या हो रहा है, यस, मैं समझ गया। ये जो कंटेंजेंसी टेबल है, ये ऐसे बनेगा कुछ, टोटल 42 कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। ओके, मतलब ऐसे है, ये इजी है स्टूडेंट्स, इतना ऐसे मत ध्यान देना इसको। यहाँ पर आ जाएगा मेल और फीमेल, यहाँ पर आएगा यस और नो। ओके, सो इनका ये कहना है कि टू इनके ओनली मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। ओके, सो देर आर 4 मेल्स हु ओन अ स्मार्टफोन, यहाँ पर आ जाएगा 4। ओके, सो उसके बाद है देर आर टोटल 30 फीमेल्स, तो टोटल फीमेल्स कितनी है, यहाँ पर आ जाएगा 30।
Okay, so there are total 12 students on a smartphone. So total है 12 students on a smartphone. So यहाँ पर आएगा 8. So 30 minus 8 कितना होता है? So 22 ही होता है. ओके, यहाँ पे कितना था? 30 एंड ये है 22. हमने पहले ठीक बनाया था बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था. ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पर यहाँ पर टोटल कितना था? 42. सो यहाँ पर आएगा 42. ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पर 42 में से अगर हम 12 माइनस करते तो सो टोटल तो हमारे पास 42 था ना. यस, 42 माइनस 30. हम करेंगे 42 माइनस 30. सो ये आएगा 12. यहाँ पर आएगा टोटल 12 मेल्स हैं. ओके, सो ये हमारा ग्रैंड टोटल रहेगा. ओके, यस, सो 12 में से मतलब 8 बंदों के पास फोन नहीं है. ठीक है, और ये इसका अगर हम सम करेंगे ये आ जाएगा 30 और 30 प्लस अगर हम इसका सम भी करेंगे तो ये हमारे पास 42 आएगा. ये हमारे पास कुछ डेटा ऐसा बनेगा कंटेंजेंसी टेबल. तो ये पूछ रहे हैं देयर आर 66.66 मेल्स ऑफ द मेल्स हु डू नॉट ओन अ स्मार्टफोन. स्मार्टफोन किनके पास है? मतलब मेल के पास यहाँ पर कह रहे हैं कि इतने मेल्स हैं. तो हम क्या करेंगे? 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 इसकी परसेंटेज निकाल देंगे बस. 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 तो ये आएगा 66.666. तो ये आंसर सही है. ओके, इन्होंने ऐसे बोला देयर आर 73.33% ऑफ द फीमेल्स हु ओन अ स्मार्टफोन. जिनके पास स्मार्टफोन है. ओके, सो ये स्मार्टफोन है. ये यस वाली 8 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 करेंगे. 8 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 26.6 फीमेल्स हु ओन. यस, तो ये गलत हो जाएगा. ऐसा कुछ है. आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये टेबल बना दिया है और होमवर्क में कर लीजिएगा. बहुत इजी है. अब कंटिजेंसी टेबल बनाना आना चाहिए, वो तो करेंगे. ये तो गलत हो जाएगा फिर. ठीक है, देयर 73 पॉइंट इतनी फीमेल्स हु ओन अ स्मार्टफोन. 8 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे इंटू 100. यस, तो ये 26.66 आएगा. ये गलत है. ओके, सो 8 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100. यस, तो ये गलत हो जाएगा. ओके, सो ऐसे है. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. सो ये कह रहे हैं कि इफ दी ओके नितिका के मार्क्स हैं इतने 50, 60, 55, 65 एंड 70. ओके, सो इसमें हमें मीन निकालना है स्कोर्ड बाय सुमन. तो इफ सुमन है स्कोर्ड 5 मोर देन. यस, इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं. अभी आपको सुमन के मार्क्स निकालने हैं. चाहे तो आप इसका मीन निकाल कर बाद में प्लस कर दीजिए बिकॉज इन्होंने बोला ना +5. तो मीन में अगर हम कुछ ऐड करते हैं सभी टर्म्स में आंसर आ जाएगा हमारा. ओके, या तो फिर आप इस ऐसे करिएगा, पहले ऐसे लिख लीजिएगा कि 55, 65, 60, 70, 75. ओके, तो फिर इसका मीन निकाल लीजिए तो भी आंसर सेम आएगा ये वाले कंसेप्ट से और ये वाले कंसेप्ट से. ओके, तो उसके बाद है कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द स्कोर्ड बाय निकिता एंड सुमन. ओके, सो कोरिलेशन कैसे निकालते हैं आपको पता है. पहले किसका है? स्कोर्ड बाय निकिता एंड सुमन. सो निकिता के मार्क्स कितने थे? 50. ये हमारा एक्स हो जाएगा. 50, 60, 55, 65 एंड 70. और ये आपका वाई जो है वो क्या होगा? वाई आपका आ जाएगा 55, 65, 60, 70 एंड 75. ओके, उससे 5 ऐड हो गया. ओके, उसके बाद आप क्या करोगे? आप टेबल में क्या बनेगा? मैंने आपको जब बताया था तो आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था आपको लिखना है x माइनस एक्स बार. ओके, देन y माइनस वाई बार. ओके, देन इन्हीं का स्केयर का सम से हम क्या करेंगे? उसको रूट निकालेंगे. ठीक है, इनका स्केयर करके यहाँ पर इनका स्केयर करके जितना आंसर आया x या y. ठीक है, और ऊपर हम क्या करेंगे? एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार. मतलब इन दोनों की वैल्यूज का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके हम सम कर देंगे तो ऊपर वो वाली वैल्यूज आ जाएगी. तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा. ये आप बता दीजिएगा. ये मैंने सॉल्व नहीं करी. अगर किसी को कोई भी डाउट हुआ तो वो प्लीज कमेंट कर दे. ओके, हम देख लेंगे उसको. ओके, सो ये बहुत इजी है. और उसके बाद ये कहा है इन्होंने. ओके, मॉडिफाइड मार्क्स है निकिता के. हम क्या करेंगे? जैसे उसके मार्क्स आए थे 50, हम क्या करेंगे? उसी का हाफ करते रहेंगे. ठीक है, 25. और उसके मार्क्स क्या थे? 60 और 70. ओके, 60 मतलब 30 ऐसे. अब इसी का हम क्या करेंगे? पॉपुलेशन वेरिएंस निकालेंगे. तो वेरिएंस निकालने आपको आता है. आपको क्या करना है? एक्स माइनस एक्स बार
का स्क्वायर अपॉन पॉपुलेशन है, पीछे n है तो हम नीचे कर देंगे n, इसका आंसर आएगा 12.5। चेक कर लीजिएगा। ओके। ऐसा मत समझना कि जल्दी जल्दी पता नहीं क्या करवाई जा रहे हैं, बट जब आप क्वेश्चन करोगे जो आपको पहले फॉर्मूलाज करवाए हैं उसके बेसिस पर आपका वो आंसर आएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप ये हम लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा। ओके। सो इसके बाद हम बात करें अगर ये वाला क्वेश्चन, तो बेसिकली वही क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। सो इन्होंने पूछ लिया कंबाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। सो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ABCDE लिखिए, यहाँ पर टेबल बनाइए नया। तो ABCD और E। ओके। सो उसके बाद आपको क्या करना है, AB 50D 75, A B 50D 75। सो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंबाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकेडमी A B C and D। सो एक बात याद रखना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का अगर हम सम करें उसका आंसर क्या आता है, 1 के इक्वल आता है। ओके। सो इसका आंसर क्या आएगा, आपको पता है यहाँ पर टोटल होता है। ओके। सो हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी है और हम क्या कर सकते हैं हम यस, हमारे पास टोटल 200 क्रिकेट प्लेयर्स है, मतलब हमारे पास टोटल गिवन है। अगर हम करेंगे 50 डिवाइडेड बाई 200 तो ये आएगा 0.25, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 0.25। और 75 की कितनी आई, 75 डिवाइडेड बाई 200, सो ये आई 0.375। 0.375। हमें पता है इन सभी का जो सम होता है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम हमेशा ही 1 आता है, 1 ऑलवेज। ओके। हम क्या करेंगे, हम हमें कंबाइंड निकालनी थी ABCD की, राइट। सो ये हमें, हाँ, ABCD, ABCD रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके। सो C की तो हमारे पास आ ही गई है, हम क्या करेंगे 0.375 से ना माइनस कर देंगे, मतलब ABCD की चाहिए ना, हम वन वन 1 - 0.375 करेंगे, मतलब कि यहाँ पर 1 तो होती है टोटल, 1 - 0.375, इसका आंसर आएगा 0.625। और ये 62.5 क्या है, इन चारों का सम करके तो आया होगा। ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, इन्होंने लिखा है एंटर द करेक्ट स्टेप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ऑब्वियसली 0.625 एग्जैक्ट आंसर आ गया है हमारा। बहुत इजी है ये भी। ओके। सो उसके बाद है मोड। तो अगर हम मोड की बात करें तो इसमें मोड क्या है सो पहली ये मीडियन, मीडियन तो इज नॉट डिफाइंड है। ओके, मीडियन इसका डिफाइंड नहीं है बिकॉज इसमें फ्रीक्वेंसीज हैं। ओके। सो इसमें मोड इज नॉट इनसफिशिएंट डेटा, क्या कर सकते हैं इसमें, मोड कैसे निकालेंगे। तो ये 75 है और ये 850 है। ओके। सो अगर हम बात करें टोटल की, टोटल है 200 प्लेयर्स, मतलब कि टोटल है 200। ओके। सो 75 माइनस 50 विच इज इक्वल टू क्या होगा, 25। ओके। हम्म। सो 75 प्लस 50, 125 माइनस, यस, इसका मोड रहेगा मतलब कि अगर हम इनको माइनस करते हैं 200 में से, मतलब कि इस इन दोनों का सम आता है 125। ओके। सो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो इसका आंसर क्या आएगा, मतलब कि 200 में से मतलब 75 आएगा। मतलब ये जो 75 है ना नंबर्स प्लेयर्स, ये डी में डिस्ट्रीब्यूट है, बी में और ए में। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 75। सो अकेडमी ए इसका मोड होगा बिकॉज ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ऐसा भी हो सकता है कि 75 और वो आए साथ में, ठीक है, वो उसके लिए नहीं होगा, बट अभी के लिए हमारे पास इतना पता है हमें कि ये 75 ही है हाईएस्ट। ओके। सो अकेडमी ई का आंसर होगा। उसके बाद ये है, सपोज वी हैव 10 ऑब्जर्वेशन। ओके ओके ओके। सो 10th परसेंटाइल निकालना है, 50th निकालना है एंड ये करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप होमवर्क करिएगा, ये कमेंट्स में इसका आंसर लिखिएगा, मैं चेक करूंगा इसका आंसर। तो बहुत बेसिक सा है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, वही नोट्स देखना, फॉर्मूला क्या है लगना है, वो खुद जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको भी विश्वास होगा। ओके। उसके बाद है स्टेम एंड लीव। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, ये सबसे पहले आपको ध्यान से देखिएगा क्या है। ओके। सो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसमें व्हाट इज द मीडियन हमें निकालना है। ओके। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि पहले इसका मीडियन निकाल लीजिएगा, बाद में +2 कर दीजिएगा और बाद में ही कन्वर्ट कर लीजिएगा।
ठीक है, तो मैं तो ऐसे ही करूंगा। अगर आपको करना तो ये टर्म उड़ गई, ये वाला उड़ गया। अरे अरे, तो ये वाला गया एंड ये वाला गया एंड ये वाला। तो इसका मीडियन शायद 62 आया। अगर हम 62 प्लस 2 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? ओके, सो 62 प्लस 2, तो इसका आंसर आएगा 62 प्लस 2, इसका आंसर आ गया 64। ठीक है, अभी यहाँ से 62 मिडियन आया ना, मिडिल टर्म आ गई इसकी, तो 62 प्लस 2, बिकॉज 2 पॉइंट्स आर एडेड लगा है ना इन्होंने। ओके, तो 2 पॉइंट्स आर एडेड। ओके, तो 2 पॉइंट्स आर एडेड, तो हमने 2 पॉइंट ऐड कर दिए सभी में, तो सब में कर दिया, तो इसका मीडियन आंसर आ जाएगा 64। ओके, सो अगर हम बात करें तो 2.20 पॉइंट स्केल में हम क्या करेंगे, मतलब कि इसी को हम क्या करेंगे, 64 इंटू 20/100 कर देंगे। ओके, तो कैलकुलेटर, 64 20/100, 0.2। 64 इंटू सो क्या ये सही है? थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा डाउटफुल है ये। वेट करिएगा 2 मिनट। इसका ऐसा ही होगा कुछ, मतलब कि ये 20 हमें वो करना है ना, 20 पॉइंट्स में निकालना है इसका आंसर। तो मतलब कि कन्वर्टेड टू करना है 20 पॉइंट्स में, तो 20 पॉइंट्स में हम कैसे कर सकते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 100 करके 64 को। ओके, सो अगर जब हम ये करेंगे 64 इंटू 0.2 कितना आएगा, 64 इंटू 0.2, सो ये आएगा 12.8। तो 2 डेसिमल बोला है इन्होंने, तो 12.80 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो मुझे ये एक बार चेक करने दीजिए। ओके, सो बाकी जो है, तब तक आप क्या करना, इसका व्हाट इज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेल्स ऑफ वन प्लस। ये जो वन प्लस है ना, इसका आपको क्या करना है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। मतलब ये आपको गिवन है, इसको बस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मतलब एक्स माइनस एक्स बार का, ये इसी का, सिर्फ इसी का एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके अपॉन पॉपुलेशन बोला है तो एन, और इसका रूट कर देना है, और बाद में इसका कर देना है, इसने क्या बोला है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप क्या करोगे, मतलब इसका एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n-1, ये फॉर्मूला लगेगा, खुद करना। ओके, सो तब तक इस क्वेश्चन को देखते हैं, मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है ये क्वेश्चन। ओके, सो तो ये 2 पॉइंट्स अगर हम ऐड कर दे बीच में सभी में, ओके, सो ये क्या होगा, 2 points added to all of his rating and then converted to 20 points. Yes, 20 points हम कैसे convert कर सकते हैं, तो क्या 100 भी होगा क्या? ये अगर हम उसके 50 से अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, मार्क्स इनटू, यस, तो यही होगा आई थिंक। सो इसका आंसर 12.80। अगर कुछ मैंने गलती कर दी हो तो प्लीज बता दीजिएगा। ओके, हालांकि ऐसा कोई चांस लग नहीं रहा, क्या पता हो सकता है। ओके, सो ये था आपका आज का सेशन, तो जिसमें हमने सब कुछ देखा, वीक 1 से लेकर वीक 2 एंड वीक 3 एंड वीक 4, सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करें एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करें। तो जब आप वो क्वेश्चन खुद करोगे तब आपके आंसर्स बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। बस आपको क्या करना है, वो जो मैंने रिवीजन करवाई है आपको, वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, वैसे सोचा नहीं था कि मतलब इतनी लंबी वीडियो चली जाएगी, सोचा था 40 to 45 मिनट समथिंग, बट थोड़ी सी हो गई ज्यादा, कोई बात नहीं, हमारे बस वो लास्ट मिनट रिवीजन है, सो थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छी तैयारी करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।